नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे तीन बड़ी खबरों के बारे में। जहां पहली खबर में हम बात करेंगे बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ वीएचपी ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया है। वीएचपी कार्यकर्ता पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस पर आगे विस्तार से आपको जानकारी देंगे। दूसरी खबर पर हमारी नजर रहेगी, जहां राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं और इस दौरान बीजेपी पर भारतीय संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप उन्होंने लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी संविधान की उस मूल भावना को खत्म करना चाहती है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है। इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। तो तीसरी खबर पर हमारी नजर रहेगी, जहां बात करेंगे यूक्रेन की। यूक्रेन युद्ध ने कई निर्दोष जिंदगियों को प्रभावित किया है, जिसमें गुजरात के एक युवा छात्र साहिल मोहम्मद हुसैन की दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है। इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। और खबरों में बढ़ेंगे आगे, उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में हिंदू युवक का हत्या मामले में देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर वीएचपी का जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा बैरिकेड्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश दौरा। बैतूल में मेडिकल कॉलेज का करेंगे भूमि पूजन। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। एमपी के दमोह में भीषण सड़क हादसा। डंपर अनियंत्रित होकर पुल से गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई खतरनाक श्रेणी में पहुंचा। ज्यादातर इलाकों पर एक्यूआई 450 के पार। प्रदूषण के बीच दिल्ली में कोल्ड वेब का अलर्ट। और अब खबरों का जिक्र करेंगे विस्तार से, जहां बात सबसे पहले बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की ओर से राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया है। यह विरोध देश भर के जिला मुख्यालयों पर किया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग का घेराव भी वीएचपी के द्वारा किया गया है। हालांकि भारी संख्या में पहले ही बांग्लादेश सिंचाई के बाहर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों के जमाने की तैनाती कर दी गई है। तो आपको बताएं, जहां प्रदर्शनकारियों को काफी दूर पर ही रोक लिया गया। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन से पहले बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इलाके को 3 लेयर की बैरिकेडिंग और पुलिस और पैरामिलिट्री की ज्यादा फोर्स लगाकर सुरक्षित किया गया है। तो देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद भी अब सड़कों पर उतरा है। इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। तो देखिए लगातार किस तरीके से बांग्लादेश की हम चर्चा कर रहे थे। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में किस तरीके से लगातार विश्व हिंदू परिषद जो है लगातार उसका विरोध कर रहा है। और अब बढ़ेंगे आगे, जहां बांग्लादेश हिंसा पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। हिंदू एक नहीं हुए तो भारत में भी ऐसे हालात होंगे, तो सनातन की रक्षा के लिए सभी एकजुट हो। धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर बाबा का यह बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। जब बांग्लादेश हिंसा मामले पर देखिए, अब धीरेन्द्र शास्त्री का भी बड़ा बयान सामने आया है। वो लगातार हिंदुओं को ये कहते रहते हैं कि जागरूक होएं, एकजुट होएं, और इस बीच उन्होंने कहा है कि सनातन की रक्षा के लिए सभी एकजुट हो। तो बांग्लादेश हिंसा का विरोध किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी, और धीरेन्द्र शास्त्री भी इसका विरोध कर रहे हैं। नष्ट हो जाएगी, हमारी एक ही चिंता है। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर, बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे, तुम भी भारत में जलाए जाओगे। तुम अपने बच्चों को कार व्यापार देकर मरो या ना मरो, संस्कार रहेंगे तो तुम्हारे बच्चे कार व्यापार सब खरीद लेंगे। और संस्कार नहीं रहेंगे ना, हिंदुत्व नहीं रहेगा ना, हिंदुस्तान की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारी एक ही चिंता है,
तो चलिए बांग्लादेश की स्थिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आखिर जिस तरीके से जो बांग्लादेश की स्थिति बनी हुई है, इसमें हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है, क्या एजेंडा, क्या इसका मैसेज हम लोग समझे? देखिए, एक्चुअली शेख हसीना को जो अबदस्त किया गया वहां पे, और जो हादी जो मूवमेंट लीडर कर रहे थे, इनका हो सकता है कि उस समय स्थानीय बांग्लादेश में विकास एक मुद्दा रहा हो। या देखिए, शेख हसीना के समय में जरूर जीडीपी आगे थी, 7.2 थी, और एक समय 2020 से सोचा जा रहा था कि भारत से भी आगे चली जाएगी उनकी जीडीपी ग्रोथ। तो विकास का जीडीपी रेट था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो वहां पे गरीबी नहीं थी और वहां पे लाचारी नहीं थी। एक कम से कम 20 से 25 साल से अगर हम लोग देख रहे हैं तो बांग्लादेश के लोग बाहर आके काम कर रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे रोहिंग्या और बहुत सारे लाचार लोग आके काम करते हैं। तो वहां पे जो जेनजेड थे या जो भी इस्लामिक स्कॉलर्स थे, उनके अंदर एक थी कि विकास चाहिए, ये मुद्दा रहा होगा। अब उन्होंने जब शेख हसीना को हटाया, तो जब यूनुस 1.5 साल होने जा रहा था, यूनुस के समय में भी कोई संरचनात्मक कार्य नहीं हुआ है बांग्लादेश के अंदर। अब बांग्लादेश में हो सकता है कि उनको जो चाहिए था वो नहीं मिला। अब वो जब तक वहां पे अस्थायी तो परिपक्व और आर्थिक ढंग से सबल बांग्लादेश की राह में नहीं चलेगा, तब तक भारत को एक क्या बलि का बकरा बनाया जाएगा, हिंदुओं को बलि का बकरा बनाया जाएगा। उसी बलि के बकरे पर रोटी सेकी जाएगी, और रोटी सेकी जाएगी पॉलिटिक्स की। तो वहां पे अब जो 2-3 हाथ है, एक तो आर्मी है, उसके बाद एक जो इस्लामिक स्टूडेंट्स मूवमेंट्स के लड़के हैं, एनसीपी के हैं, जो बीएनपी जो भारत का विरोधी रही है। तो इनके पास अब कोई मुद्दे नहीं है, तो ये भारत को एक मुद्दा बनाएंगे, हिंदू को वहां पे कभी कभी एक घटना करके मारपीट के उसको एक मुद्दा बनाएंगे, ताकि वहां के मुसलमानों का वोट वो बांट सके जो चुनाव में। तो ये स्थिति है जिसका कि भारत को अभी समुदाय को भी ध्यान देना पड़ेगा कि वहां माइनॉरिटीज सुरक्षित रहे, क्योंकि लगभग मैं समझता हूं कि पिछले कई महीनों में 50 ऐसे नॉन मुस्लिम मारे जा चुके हैं वहां पे, हिंदू भी रहे, क्रिश्चियंस भी रहे। तो सब मिला जुला के अब यहाँ पे हिंदू और भारत, वहां पे एक पॉलिटिकल हथकंडा हो गया है मुसलमानों के वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने का। अदरवाइज एक पहली बात। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश की सरकार ने अभी जो हिंदू दास भी को मारा गया, उसके बाद एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है कि नहीं, ये बात में सत्यता नहीं है। देखिए, कोई व्यक्ति कैसे किसी एक बड़े नेता को, जो कि चुनाव लड़ने जा रहा है, जो कि भावी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वहां हो सकता था, उसको कोई मारता है और भारत में चला आता है। ये तो सिंपली बताने की बात है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वहां की पब्लिक को अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी करके नहीं बताया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, और क्यों भारत चला गया है, भारत ने ऐसा कराया। लेकिन बिल्कुल, देखिए वहां पर तो हादी के हत्यारों की कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर इसकी मांग हो रही है। उसकी दास की कोई चर्चा नहीं हो रही कि आखिर उनको किस तरीके से टारगेट किया गया है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आखिर क्या हो रहा है, वहां की माइनॉरिटीज जो हैं उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है अपने सत्ता के लालच के लिए। लेकिन अब क्योंकि भारत के अंदर से भी विरोध की आवाजें सुनाई दे रही हैं, वीएचपी प्रदर्शन कर रही है, ये जो गहमा गहमी है कहां तक जा सकती है और क्या उसका निष्कर्ष? देखिए, जो बीएचपी आज हाई कमीशन पे जो धरना प्रदर्शन कर रही है, उसका एक मूलभूत अंतर है। भारत एक बहुत सजग और बहुत ही सुलझा हुआ डेमोक्रेसी है, और बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल देगा नहीं। तो यहाँ पे जो बीएचपी कर रही है, हिंदुओं के खिलाफ होने वाले जो हो रहे हैं वहां पे घटनाएं, उसके खिलाफ कर रही है। न कि वो जो एम्बेसी पे लोगों ने पत्थर वगैरह फेंके थे भारत के, तो एम्बेसी पे जो हुआ था, तो हिंदू बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ पे बांग्लादेश के जो एम्बेसी, उस पर पत्थर नहीं फेंक रहे हैं कि उसका बदला ले रहे हैं। वो ये मांग कर रहे हैं बांग्लादेश से उनके सामने कि हमारे यहाँ जो हिंदू है, जो माइनॉरिटीज है, उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया जाए, जो भारत सरकार भी लगातार कर रही है। तो यहाँ का जो प्रदर्शन हो रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ एज एक्सपर्ट, कि वहां पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक वाजिब मांग है बांग्लादेश से कि वहां की सुरक्षा जो है क्या। और देखिए बात यूनुस की, यूनुस वहां के प्रीमियर जरूर है, लेकिन वो हादी के अंत्येष्टि में जाते हैं। अभी उन लोगों को, कृत्यों को उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया है। उससे चरमपंथी जो है उनका जो है मनोबल बढ़ेगा, और जो चरमपंथियों का जो मनोबल बढ़ता है, तो वहां के जो किसी भी देश की जो माइनॉरिटीज होती है उनको सताया जाता है। चाहे आप अफ्रीका में देख लीजिए या किसी और देश में देख लीजिए, जहां भी जो लोग संख्या में कम होते हैं उनको एक पॉलिटिकल हथियार बनाया जाता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ जी। बिल्कुल। और अब देखिए, ये जो लड़ाई देखने को मिल रही है, अब क्योंकि ये समझा जा रहा है कि आखिर बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली कब होगी, अंतरिम सरकार भी कुछ करने में सक्षम ज्यादा नजर नहीं आ रही है। और ये जिस तरीके से प्रदर्शन सड़कों पर बढ़ता जा रहा है, कितनी चिंता बांग्लादेश के लिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है। जी जी,
देखिए वहां पे जिस तरह से वहां के जेएनजेड ने, जैसे नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में कोलंबो में जेएनजेड ने सत्ता को हटाया, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव धरना प्रदर्शन था। उसके बाद उन्होंने वहां की सरकार को काम करने का मौका दिया। लेकिन यहाँ पे सेना भी नहीं चाहती कि वहां पे एक संरचनात्मक सरकार बने। तो मुझे आने वाले दिनों में मुझे नहीं ऐसा लगता कि वहां पे जल्दी से एक जमहूरियत की स्थापना होगी। और जब तक जमहूरियत की स्थापना नहीं होगी, एक सकारात्मक सोच का वहां प्रधानमंत्री तक आएंगे, तब तक बांग्लादेश में जो है एक नॉर्मल रूटीन रहेगा। और वहां पे चूंकि उसके लिए और कोई मुद्दा नहीं है, पाकिस्तान वहां पे घी डालेगा और भारत के खिलाफ जो है, इसलिए भारत को बहुत सोच समझ के अपनी रणनीति बनानी होगी। और 1971 के बाद सबसे भयावह स्थिति है जो भारत के खिलाफ इस समय बांग्लादेश से चल रही है। तो भारत को, हाँ, लेकिन भारत को बड़ा दिल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि भारत छोटे छोटे देशों से लड़ नहीं सकता। उसको दिखाना होगा कि तुम इन परिस्थितियों में तुम्हारे साथ हूं, तुम आप आगे बढ़ो। और अब देखिए, कुल मिलाकर क्योंकि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ अब भारत के अंदर से भी आवाजें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इस पर क्या इंटरवीन किया जाता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर डीके गुप्ता जी। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर भारतीय संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी संविधान की उस मूल भावना को खत्म करना चाहती है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है। राहुल गांधी 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर हैं और इस दौरान 18 अक्टूबर को उन्होंने बर्लिन स्थित हार्टी स्कूल में छात्रों को संबोधित किया था। कांग्रेस ने इस बातचीत का वीडियो जारी किया है। राहुल गांधी ने कहा, लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। सीबीआई और ईडी जैसे एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज कर रही हैं। बीजेपी नेताओं पर कोई दर्ज नहीं किया जाता। हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम उनके भारतीय संस्थागत ढांचे और एजेंसियों पर कब्जे के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. If you're a large businessman and you try to support the Congress party, you're threatened. The ED, the CBI, these people land up. So there is an atmosphere in India where the institutions are not performing the role that they should be performing. From our perspective, Congress perspective, we helped build the institutional framework. So we never viewed it as our own institutional framework. We viewed it as the institutional framework of the country. That's not how the BJP sees it. The BJP views the institutional framework of India as belonging to them. In Europe, in India, and in the United States, the polarization of the politics is because we're not able to give our people jobs. And that's happening because we have basically said, China, you produce for the world,
look around you, you'll see that pretty much everything that you're using is made in China. And that, at least for a country like India, is a problem. We have the capability to produce, we have the population to produce, we have the cost structure to produce, but we've just not done it. And so that's really for us the challenge. And for me, any partnership that we build with the United States or we build with Europe has to include the idea of production in a democratic environment. यूक्रेनी सेना की कैद से गुजरात के एक छात्र साहिल मोहम्मद हुसैन ने वीडियो मैसेज भेजा है। इसमें भारतीय युवाओं से किसी भी परिस्थिति में रूसी सेना में शामिल ना होने की अपील की है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। उसका आरोप है कि रूस में उसे एक झूठे ड्रग्स मामले में फंसाकर ब्लैकमेल किया गया और जबरन रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। हुसैन को अभी यूक्रेन में कहां रखा गया है, इसकी जानकारी नहीं है। यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने हुसैन के वीडियो गुजरात में उसकी मां को भेजे हैं। उनसे रूसी सेना में फंसाए जा रहे भारतीयों के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा है। मां ने बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की है। इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी। तो देखिए किस तरीके से यूक्रेनी सेना की कैद में गुजरात का ये छात्र है, उसका ये वीडियो संदेश सामने आता है और जो कि उसकी माताजी को भेजा जाता है, जिसके बाद दिल्ली में एक याचिका भी दायर होती है कि उनका बेटा सुरक्षित वापस लाया जाए। अब इस बीच ये समझा जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो मैसेज में यह आग्रह कर रहा है कि रूस की सेना में ना शामिल हो, धोखे से भर्ती कराई गई है उसकी, इसका आरोप भी ये शख्स लगा रहा है। और ऐसे में यूक्रेन युद्ध में ये भारतीय छात्र वहां पर फंसा है। मोहम्मद हुसैन है, मैं गुजरात राज्य से हूँ, मोरबी सिटी से। 2024 में मैं रशिया में अपनी स्टडीज के लिए आया था, लेकिन अपने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और वीजा प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था। तो इसलिए रशिया में कुछ लोगों के कांटेक्ट में आने की वजह से ड्रग केस में फंस गया हूँ और मुझे यहाँ पर पुलिस, वेस्टर्न गवर्नमेंट और पुलिस की वजह से 7 सालों की जेल हुई थी एज अ नार्कोटिक क्रिमिनल केस में। हालांकि मैंने इस मामले में कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी 7 सालों की जेल हुई है। और जेल के अंदर कुछ पुलिस वालों के बहकावे में आने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो एक सबसे बड़ी गलती है। इस वजह से यहाँ पर फिलहाल मैं यूक्रेन में फंसा हुआ हूँ एज लाइक वॉर क्रिमिनल। सो नाउ आई डोंट लाइक, फिलहाल तो अभी होपलेस हूँ, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक मैसेज है जो अपने भारतीय नागरिकों को देना चाहता हूँ। जो कोई स्टूडेंट रशिया में आ रहा है अपनी हाई स्टडीज के लिए या फिर वर्क के लिए, बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर्स है, बहुत सारे लाइक क्रिमिनल केसेस, लाइक नार्कोटिक केसेस एंड अनदर इलीगल केसेस बहुत सारे हैं। तो अपना ध्यान रखें और जितना हो सके इस एसओ से दूर रहे। और ऑल्सो लाइक अपील करना चाहता हूँ अपने गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से और अपने एस जयशंकर साहब से। मेरा नाम माजदी मोहम्मद हुसैन है, मैं गुजरात राज्य। तो आखिर इस मैसेज से क्या समझा जाए, चलिए जानते हैं। कैप्टन नवाब सिंह चौधरी जी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं वो। कैप्टन नवाब सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। और ये जो मैसेज आया जिसमें ये आगाह किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है भारतीयों से कि बिल्कुल भी रूस की सेना में ना जुड़े, क्योंकि भ्रामक तरीके से उसे फंसाया गया और उसके बाद इस युद्ध में झोंक दिया गया, क्या समझे इससे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चला हुआ है जी, और ये पहले चला हुआ, पहले भी हमारे भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला गया था और हमारे भारतीय नागरिकों के साथ में पाकिस्तान के भी कुछ लोगों को वहां से निकाला गया था। मैं यही कहूंगा कि थोड़ा संयम का परिचय दें और भारत सरकार इस पर नजर बनाए हुए है और जल्दी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर कार्रवाई करेंगे और एक्शन लेंगे और किसी भी तरीके से जो हमारे भारत के नागरिक फंसे हुए हैं और सबको सुरक्षित तरीके से वहां से वापस लाया जाएगा और आगे भी लेकर के आए हैं उनको। मैं यही अपील करूंगा उनके माता पिता से, आप संयम का परिचय दें, धैर्य बनाए रखें। बाकी ये उन्होंने याचिका डाला है, ठीक है,
आज का वो सरकार, भारत सरकार की नॉलेज में सब कुछ आ गया है और वो जल्दी ही इसके ऊपर एक्शन लेंगे और जल्दी कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। अब यूक्रेनी सेना के, क्योंकि ये शख्स जो है कैद में है और माताजी को, उसकी माताजी को ये मैसेज दिया गया है, तो कहीं इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है? नहीं, देखो ऐसा कोई वो नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो बच्चा फंसे हुए वहां पर, कहीं ना कहीं यूक्रेन सेना के उसमें कस्टडी में आगे होंगे वो, और उनको प्रेशर बना करके उनको सेना में बाकी हमारे भारत का कोई नागरिक या हमारे भारत का बच्चा वहां पढ़ने के लिए जाता है, ना कि कोई ड्रग्स का कोई व्यापार करने के लिए वहां जाता है। और मैं यही कहूंगा कि संयम का परिचय देते हुए भारत सरकार की पूरी बहुत पैनी नजर बनी हुई है इनके ऊपर, और जल्दी ही इसका अच्छा रिस्पॉन्स पूरे परिवार को मिलेगा। ये मेरा, आप देखिए इस गुजरात के युवक की वतन वापसी कैसे होती है, यही देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन नवाब जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए HNN न्यूज के साथ।